हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। सीटेट के एग्जाम भी आज हैं लोगों के, और केवीएस का फॉर्म भी बहुत सारे लोगों ने भरा होगा। केवीएस का एग्जाम भी पास आ रहा है, तो पढ़ाई आप लोग जमकर कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरटी एक्ट 2009, जो सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी एग्जाम हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस भी, सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग आरटी एक्ट 2009 को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक एक पॉइंट को देखेंगे कि क्या है आरटी एक्ट 2009। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले जानते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसका पूरा नाम हिंदी में क्या है ये देखते हैं। इसका पूरा नाम हिंदी में है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या है पूरा नाम? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये लाया क्यों गया? आरटी एक्ट 2009 क्यों लाया गया ये जानते हैं। भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चा मतलब बालक हो या बालिका हो, दोनों के लिए ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए आरटी एक्ट 2009 ले आया गया। कितने एज के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक, उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं हम लोग कि क्या रही इसकी पृष्ठभूमि, किस तरह से ये पारित हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को, कब? 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, फिर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात आरटी एक्ट जो है वो अधिनियम बन गया। राज्यसभा में कब पारित हुआ? राज्यसभा में पारित हुआ ये 20 जुलाई को। लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यसभा में कब पारित हुआ? 20 जुलाई को। लोकसभा में 4 अगस्त को, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 26 अगस्त को। उसके पश्चात आरटी एक्ट जो वो अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 से क्या कहता है? बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 21 ए में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इससे एग्जाम में बहुत बार ये पूछी जाती है कि अनुच्छेद 21 ए में क्या है। यह बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सी धारा है? तो कौन सी धारा है? अनुच्छेद 21 ए है। फिर अगला पॉइंट है कि यह पूरे देश में कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2010 को। ये लागू हुई है 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू हुई थी। किस राज्य को छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी। ये याद रखिएगा कि अब ये लागू हुई है 1 अप्रैल 2010 को। आरटी एक्ट 2009 नाम है इसका, लेकिन ये लागू हुई है 1 अप्रैल 2010 को। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आरटी एक्ट 2009 है तो वो 9 में ही लागू हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित कर लाया गया था। 21 ए धारा जो जोड़ी गई वो कैसे जोड़ी गई? 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। उसमें संशोधन करके 21 ए जोड़ा गया। पहले ये शिक्षा का अधिकार जो था अधिनियम, इससे संबंधित धारा 45 थी, जो डीपीएसपी में है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। उसके बाद से वहां से इसको अनुच्छेद 21 ए में ट्रांसफर किया गया। ये मौलिक अधिकार बन गया, मूल अधिकार बन गया। अगला पॉइंट है कि 12 दिसंबर 2002 को, 12 दिसंबर 2002 को भारत के 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसके बाद इसमें अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 ए को जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 12 दिसंबर 2002 को। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ईयर इंपॉर्टेंट है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था, जिसके द्वारा धारा 21 ए जोड़ी गई। और 21 ए क्या कहता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगला पॉइंट है कि भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला 135वां देश बना। भारत जो है इस शिक्षा अधिकार को लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? 135वां देश बना। 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना था। कौन सा राज्य प्रथम था जो शिक्षा को मुक्त किया था? वो था राजस्थान। अगला पॉइंट क्या है? अगला है कि यह एक संवैधानिक प्रावधान है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो ये क्या है? यह एक संवैधानिक प्रावधान है। दे देगा कि संवैधानिक प्रावधान है, गैर संवैधानिक है, तो क्या है ये? यह एक, या स्वायत्त है, तो क्या है? यह एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत
6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। कितनी एज के बच्चों को? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के जो बालक या बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट हम लोग का नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया था। जब संविधान संशोधन नहीं हुआ था उसके पहले अनुच्छेद 45 किसमें आएगा? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उसमें रखा गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद अनुच्छेद 45 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 21A में कर दिया गया। 21A उसके बाद क्या हो गया? ये जो है मूल अधिकार हो गया, बालकों का अधिकार है ये, बालक बालिकाओं का। फिर मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत क्या कहा गया है? यही 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 51A क्या कहता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक के माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करें। कि मतलब 51A क्या कहा गया है? 11वां मूल कर्तव्य है ये कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व है कि वह अपने बालक 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा से वंचित ना करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो दंड के भागीदार होंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि इसके पहले भी क्या प्रयास किए गए थे शिक्षा के लिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, ये देखते हैं। तो इसके पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए। सबसे पहला प्रयास महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई। यह प्रणाली क्या कहती है? इस प्रणाली के अनुसार 7 वर्ष तक के जन्म से लेकर के, कब से? जन्म से लेकर के 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा कौन कहा? महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा प्रणाली जो अपनाई गई थी उसमें यह कहा गया है कि जन्म से 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। फिर हर्टांग समिति 1929 में आई। कब आई हर्टांग समिति? 1929। इसकी सिफारिश क्या थी? कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल दिया जाए, परंतु इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया था। इसके पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन कोई भी प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। फिर 1944 में सार्जेंट योजना आई। कब आई? 1944 में सार्जेंट योजना आई। इसका क्या उद्देश्य था? इसका भी उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? सब पढ़ें सब बढ़ें, जिसका टैग वर्ड था, ये आया था 2002 में। इसके द्वारा भी प्रारंभिक शिक्षा का अनिवार्य एवं सार्वभौमिकरण स्वीकार किया गया था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी, उसके बाद हर्टांग समिति, फिर सार्जेंट योजना 1944, फिर सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद आरटीई एक्ट 2009 आया। इसकी विशेषताएं क्या है आरटीई एक्ट की? इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर लागू होता है। ऑप्शन में दे सकता है कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 15 वर्ष, या 7 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, तो इस तरह से दे सकता है। तो क्या है? यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर लागू होगा, ना इससे ज़्यादा के बालक बालिकाओं पर, ना इससे कम के बालक बालिकाओं पर। फिर कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और सहायता प्राप्त तथा विशिष्ट स्कूल कौन से? जैसे नवोदय वगैरह हो गए। और स्कूल कितने प्रकार के होते हैं? एक तो पूर्णतः सरकारी होता है, एक होता है गैर सरकारी या निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिसे कहते हैं, और एक होता है सहायता प्राप्त, एडेड कॉलेज और विशिष्ट स्कूल। इन सारे ही कक्षा स्कूलों में यह नियम जो है लागू होगा कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। फिर इस नियम के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, सारे में ही 25% सीटें आरक्षित रहेगी। कितनी प्रतिशत? 25%। ये पूछा जाता है एग्जाम में। और किन छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी? एसटी छात्र हो या एससी, ओबीसी, बीपीएल कार्ड धारक, मतलब जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए जो है सीट 25% आरक्षित रहेगी, सरकारी एवं प्राइवेट दोनों स्कूलों में। फिर गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। जो टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और वो प्रशिक्षित नहीं है, वो कोर्स नहीं किए हुए हैं, उन्हें 5 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण लेना होगा। ये टारगेट रखा गया था। फिर अगला क्या था कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी लेवल पर। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए कितने शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए? 35 छात्रों पर एक शिक्षक। प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा और उच्च प्राथमिक पर 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। लेकिन राज्य सरकार की नीति के अनुसार, ये तो आरटीई के अनुसार है, लेकिन राज्य सरकार की नीति के अनुसार 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। आरटीई क्या कहती है? आरटीई कहती है कि 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए और उच्च में 35 बच्चे पर एक टीचर, लेकिन राज्य सरकार कहती है 40 बच्चे पर एक अध्यापक का होना अनिवार्य है। फिर आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक, कहाँ तक? 6 से 8 तक, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर में कक्षाओं में कम से कम एक टीचर होना चाहिए साइंस का, एक मैथ का होना चाहिए, एक सामाजिक अध्ययन का और एक भाषा विकास का शिक्षक होना चाहिए। मतलब 4 टीचर, एक मैथ, साइंस, सामाजिक अध्ययन और भाषा विकास के 4 टीचर होने चाहिए। किस कक्षा में? 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक स्तर पर। फिर अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का? अगला पॉइंट है कि जहां
जहां पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हों। कितने से अधिक? ध्यान दीजिएगा कि 100 से अधिक बालक बालिकाएं हों। वहां पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए और अंशकालिक मतलब संविदा पर शिक्षक होने चाहिए, जिसमें कला के शिक्षक होने चाहिए, एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक है, तथा एक पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक अध्यापक होना चाहिए। तो जो केवल जो है कागजी वर्क करता हो वो एक अध्यापक होना चाहिए। जहां पर कहाँ पर होना चाहिए? जहां पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हों। एक प्रधानाध्यापक हो गया, एक संविदा के टीचर, संविदा पर होना चाहिए, कला से संबंधित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा से, तथा एक पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक अध्यापक होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कक्षा 1 से 5 तक कितने कार्य दिवस हो गए? 200 दिन कार्य दिवस हो गए। 200 दिन कार्य दिवस। कार्य दिवस का मतलब है जिस दिन केवल पढ़ाई होती है, उसमें छुट्टियां नहीं कंक्लूड होंगी, उसमें 15 अगस्त 26 जनवरी कोई फंक्शन का जो दिन होगा वो नहीं इंक्लूड है, केवल कार्य दिवस, केवल पढ़ाई के दिवस जो है इंक्लूड है। कक्षा 1 से 5 तक कितने दिन होंगे? 200 दिन। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 दिन कार्य दिवस होगा। कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 दिन। ठीक। फिर अगला पॉइंट है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए आरटी कहता है कि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर ही होनी चाहिए। कितने के अंदर? 1 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर के अंदर और उच्च प्राइमरी स्तर के लिए 3 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए। आरटी ये भी कहा कि आरटी के लागू होने के 3 साल के अंदर जहां पर लोग रहते हैं, मतलब जहां पर बसावट है, वहां पर अगर प्राइमरी स्कूल नहीं है तो वहां पर प्राइमरी स्कूल बनाए जाएं। फिर आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि आरटी में कितने अध्याय या कितने लेशन और कितनी धाराएं, तो कितने 8 अध्याय हैं, 38 धाराएं, सॉरी 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। ठीक, 7 अध्याय 38 धाराएं। कौन कौन सा अध्याय है? अध्याय में क्या क्या है? पहले अध्याय में दिया हुआ है प्रस्तावना। दूसरे अध्याय में क्या दिया हुआ है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार। फिर तीसरे में है कि केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार और अभिभावकों का क्या दायित्व होना चाहिए। चौथे लेसन में है स्कूल और शिक्षकों का क्या दायित्व होगा। पांचवें लेसन में है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना, क्या टाइम टेबल होगा, किस तरह से पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए। फिर छठे लेसन में है कि बाल अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। 7वें में है अन्य प्रासंगिक बातें। तो ये लेसन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेसन में क्या दिया हुआ है, लेसन का नाम क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 7 लेसन है, लग बाई चांस एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखेगा। कितने अध्याय हैं इसमें? 7 अध्याय हैं, ये जरूरी है, और 38 धाराएं हैं। इसके बाद हम लोग 38 धाराओं को हम लोग नहीं देखेंगे, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हम लोगों के लिए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहली धारा है कौन सी? धारा 3। धारा 3 क्या कहती है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये धारा 3 कहता है। धारा 4 क्या कहती है? आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का प्रावधान, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बालक 6 वर्ष का है तो वो क्लास 1 में जाएगा, लेकिन अगर कोई बालक 8 ईयर का है और वो स्कूल कभी नहीं गया है, तो अगर वो स्कूल पहली बार जाता है तो उसका एडमिशन कक्षा फर्स्ट में नहीं होगा, बल्कि उसका एडमिशन उसकी आयु के अनुसार सेकंड या थर्ड में किया जाएगा। तो इस तरह से है कि आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का प्रावधान। फिर धारा 5 क्या कहता है? अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, कि अलग अगर बालक किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसे अधिकार है। फिर धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहता है माता पिता व संरक्षक के क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, ये दिया हुआ है धारा 10 में। धारा 30 कहती है कि फीस नहीं ली जाएगी, स्कूलों में फीस नहीं ली जाएगी। धारा 14 जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी प्रवेश। ऐसा नहीं है कि स्कूल में आप जाइए तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या अन्य कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्कूल जाएंगे तो जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी आप बालक का प्रवेश लिया जाएगा। फिर धारा 15 क्या कहती है? धारा 15 है कि प्रवेश से इनकार ना किया जाना, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 15 कहती है कि प्रवेश से इनकार ना किया जाना। कोई भी बालक स्कूल जाता है तो उस 6 से 14 वर्ष के भीतर का है तो उसे एडमिशन से टीचर मना नहीं करेंगे, किसी भी स्तर मतलब किसी भी रीजन से उसे बालक को मना नहीं करेंगे एडमिशन लेने पर। धारा 17 क्या कहती है? कि बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 17 के अनुसार पूछता है कि चाहे वो शारीरिक दंड हो या मानसिक दंड हो, दंड दिए जाने का प्रावधान नहीं है। ये किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 17 के अंतर्गत बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा। धारा 21 क्या कहता है? धारा 21 कहता है कि प्रत्येक विद्यालय में प्रबंधन समिति एसएमसी मतलब मैनेजमेंट होना अनिवार्य है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का होना अनिवार्य है, ये लिखित है किस धारा में? धारा 21 में। धारा 23 में क्या है? ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी कि टेट या सीटेट किस धारा में आते हैं, तो किस में है? धारा 23 में है। धारा 23 क्या कहते हैं? कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं और शर्तें होने चाहिए, ये किस धारा में है? धारा 23 में है। कोई भी जैसे सीटेट हो गया, टेट हो गया, ये सब क्या है? ये सब तो योग्यताएं हैं टीचर की ना, तो ये सब किस धारा में दी हुई है? धारा 23 में। फिर अगली धारा कौन सी है? अगली धारा है धारा 25। धारा 25 क्या कहती है? शिक्षक छात्र अनुपात।
जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। फिर 21 धारा में दिया हुआ है, धारा 25 में दिया हुआ कि शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए। फिर धारा 26 में क्या है कि शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, विद्यालयों में जहाँ पर टीचर्स की कमी है वहाँ पर टीचरों की जो है भर्ती की जाए। ये किस धारा में है? धारा 26 में है। धारा 28 क्या कहता है कि शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का निषेध। जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ये कहाँ पर किस धारा में है? धारा 28 में है। ये सारी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट, हमने सारी धारा नहीं ली, जो इंपॉर्टेंट धाराएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उतनी ही धाराएं हमने ली है, और सारे को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। तो धारा 28 क्या कहता है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। फिर धारा 30 क्या कहता है? प्रमाण पत्र। एग्जाम देने के बाद बालक को क्या है? सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। किस धारा में कहा गया है? धारा 30 में कहा गया है। फिर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आरटीई के अनुसार शिक्षक की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो पाठ्यक्रम को पूरा करे, समय सारणी के अनुसार नियमों का पालन करे, जो नियम बने हुए हैं। और क्या? नियमों का पालन करना, विद्यार्थी के अभिभावकों के साथ समय समय पर मिलना, उनकी प्रगति, जो बच्चों की प्रगति है वो उनके माता पिता को बताना, ये सब टीचर्स के काम है। फिर शिक्षक के कार्य दिवस देखते हैं कि शिक्षक के कार्य दिवस क्या होने चाहिए। शिक्षक के कार्य दिवस क्या होने चाहिए? शिक्षक का कार्य दिवस कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस होना चाहिए। 200 कार्य दिवस होना चाहिए। और घंटे अगर पूछता है तो घंटे कितने होने चाहिए? घंटे 800 होने चाहिए। 800 घंटे होने चाहिए और 200 कार्य दिवस होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस। प्राइमरी स्तर पर 200 कार्य दिवस, लेकिन कक्षा 6 से 8 उच्च प्राइमरी पर 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे। अगर घंटे में पूछता है तो 1000 घंटे और प्राइमरी पर 800 घंटे। एक सप्ताह में शिक्षक को कम से कम 45 घंटे कार्य करने होंगे। मिनिमम जो है एक टीचर को हफ्ते में 45 घंटे कार्य करना होगा। 4 घंटे एक दिन में मिनिमम, और 4.5 घंटे उच्च प्राइमरी के टीचर को करना होगा। इतना ही डिफरेंस है, आधे घंटे का डिफरेंस है। प्राइमरी स्तर के टीचर के लिए 4 घंटे प्रतिदिन और उच्च प्राइमरी के लिए 4.5 घंटे। फिर अगला टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी तथा शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी का क्या अनुपात होना चाहिए? किस रेशियो में? 40 बच्चे पर कितने बच्चे पर? 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। 60 बच्चे पर 2 शिक्षक होना चाहिए। फिर 61 से 90 बच्चे अगर हैं तो उस पर कितने टीचर होना चाहिए? 3 शिक्षक होने चाहिए, 3 टीचर होना चाहिए। इसी तरह से 91 से 120 पर 4 शिक्षक होने चाहिए। 121 से 150 बच्चे अगर हैं तो उस पर कितने होने चाहिए? 5 शिक्षक होने चाहिए। फिर 150 से 200 अगर बच्चे हैं तो कितने होंगे? 5 शिक्षक होंगे। कितने? 5 शिक्षक होंगे और एक प्रधानाध्यापक होगा। कितने? 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होगा। तो पूछ लेता है एग्जाम में कि अगर किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं तो वहाँ पर कितने टीचर होने चाहिए। तो इस तरह से आप लोग 40 बच्चों पर एक टीचर हो गए तो 200 बच्चों पर कितने होंगे? तो 200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे? 5 टीचर होने चाहिए। इस तरह से एग्जाम में पूछ लेता है कि 200 बच्चे हैं, 300 बच्चे, तो किस तरह से टीचर होने चाहिए। तो इस तरह से आप लोग उसको बताएंगे। तो ये हो गया हम लोग का आरटी एक्ट 2009। इसमें सारे पॉइंट को हमने कवर किया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बाहर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता ही आता है, कोई भी एग्जाम हो। ये केवीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग केवीएस की तैयारी करते हैं, केवीएस के साथ साथ सीटेट के एग्जाम हो रहे हैं, सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे टेट आएगा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवीएस के साथ साथ ये सारे टीचिंग एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इसे 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे हमने इसमें सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिया हुआ, ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एग्जाम की तैयारी के लिए, बेहतर कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।